नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सरकार के अत्याचारों के सामने बिना डरे बिना झुके देश के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमा हो चुके हैं। कल से लेकर आज तक दिल्ली कूच के किसान के इरादों में कोई कमी नजर नहीं आई है, जबकि डरपोक सरकार ड्रोन से आंसू गैस यानी टीयर गैस के गोले और बंदूकों से छर्रे चलाकर किसानों के आगे अपने डर को छिपाने में लगी हुई है। मोदी तो इस वक्त आप जानते हैं कि अबू धाबी में हिंदुत्व के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन इधर हिंदुस्तान की जनता किस हाल में है इसकी फिक्र शायद उन्हें नहीं है, यह साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 5 साल पहले इसी 14 फरवरी को मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे उत्तराखंड में, याद है ना आपको। और उसी दौरान उसी दिन पुलवामा हमला हुआ था, यानी आज ही के दिन, ठीक आज से 5 साल पहले। और इसी पुलवामा को राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव में मोदी ने भुना लिया, लेकिन यह आज तक नहीं बताया कि इतनी भारी संख्या में विस्फोटक आखिर कहां से कश्मीर पहुंचे। खैर, मोदी को सैनिकों की फिक्र न तब हुई और न ही अब जवानों और किसानों की फिक्र करते हुए मोदी दिख रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी एक घायल किसान और पूर्व सैनिक से बात कर रहे हैं। जरा उस वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले। और यह घायल किसान जो है वो पूर्व सैनिक है, 17 साल से वो सेना में रहे, उसके बाद किसानों के साथ यानी कि खुद किसान भी बन गए और किसानों के हक में आवाज उठाते हुए जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो उनके ऊपर छर्रे की बौछार होती है। और क्या कुछ उनके साथ होता है जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी बात कर रहे हैं इस पूर्व सैनिक और आज के किसान से, सुनिए। भैया, मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेक होगा भाई। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन से 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा सर, मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है, सारे अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया, यहाँ लोकल एमएलए। आपको बता दूं दोस्तों कि किसानों पर पुलिस ने सीधे बंदूकों से छर्रे दागे, जिसमें 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। उन्हीं घायलों में से एक हैं रिटायर्ड फौजी गुरमीत सिंह, जिनसे राहुल गांधी को बात करते हुए अभी आप सुन रहे थे। गुरमीत सिंह सेना में करीब 17 साल रहे और आज वो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं ताकि देश का भविष्य, किसानों का भविष्य सुरक्षित रहे। खैर, राहुल गांधी जब घायल किसान से बात कर सकते हैं तो क्या मोदी जी के लिए यह असंभव है? सवाल उठता है। या फिर मोदी केवल उद्योगपतियों से बात करते हैं? यह सोचने वाली बात है। और विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि आखिर किसानों को दोबारा उन्हीं मांगों के साथ फिर से सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है।
भविष्य के जिस खतरे को किसान देख पा रहे हैं, क्या धर्म के कुएं में गुम हो चुकी देश की जनता को वो सब दिखाई नहीं दे रहा है जो सब दूसरों को दिखाई दे रहा है? क्या मोदी मंदिरों का उद्घाटन कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं? आज तो उन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है कि जब चुनाव सिर पर हैं और दिल्ली की सीमाओं पर तनाव है, तब मोदी बाहर क्यों घूम रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने ड्रोन से हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। और इसी तरह हाल ही में मोदी सरकार ने जिस MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है, लेकिन किसानों पर उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया है, उन्हीं की बेटी, उन्हीं स्वामीनाथन जी की बेटी डॉक्टर मधुरा स्वामीनाथन ने भी कहा है कि किसानों से बात होनी चाहिए, उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं, अंग्रेजी में बोल रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं मधुरा स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि किसान जो हैं वो क्रिमिनल नहीं हैं, उनके साथ आप अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं MS स्वामीनाथन की बेटी कह रही हैं जिनको आपने भारत रत्न दिया और आपने यह सोचा कि किसान इससे आपकी तरफ हो जाएंगे। डीलिंग करना शायद आपका काम है, तो यहां यह डीलिंग आपकी फेल नजर आ रही है। देखिए जरा, सुनिए। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. तो साफ साफ आप सुन रहे थे स्वामीनाथन जी की बेटी मधुरा स्वामीनाथन को, और कह रही हैं कि ये हमारे क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये इनके साथ आप अपराधियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इनके साथ आप बात कीजिए, इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन ढूंढिए, और इनके लिए जो कुछ किया जा रहा है, उनके साथ जो अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। सारी बातें यहां कहते हुए मधुरा स्वामीनाथन। दरअसल दोस्तों, देश का हर संवेदनशील नागरिक ये देख पा रहा है, ये समझ पा रहा है, ये सोच पा रहा है कि मोदी सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, मगर सरकार को अपनी गलती दिख ही नहीं रही है। आज तो मायावती तक ने सरकार को नसीहत दी है। आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल में लगभग पिछला 5 साल तो मायावती बिल्कुल चुप रही, किसी मसले पर सरकार को कोई नसीहत देने नहीं आई, लेकिन किसान के मसले पर मायावती आज नसीहत देती हुई नजर आई। वो किसानों से बात करें ये कह रही हैं मायावती। और यहां देख लीजिए 2 ट्वीट लगातार एक के बाद एक मायावती लिख रही हैं कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनत कश किसानों की जो मांगे हैं उन सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक करके विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे। लेकिन अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर ना होना पड़े। इससे आगे मायावती लिखती हैं कि इस संबंध में दिल्ली चलो के वर्तमान अभियान के तहत आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर, तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं है। मायावती तक ने आज नसीहत दे दी मोदी सरकार को। वहीं अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार के रवैये को गलत बताया है। दरअसल चुनाव के पहले अहंकार में डूबी मोदी सरकार इस बार भी अपनी तपस्या में कमी कर चुकी है दोस्तों। अब देखना होगा कि क्या इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा, किस ढंग से इस पूरे तपस्या में जो कमी रह गई उसको कैसे दूर करेंगे मोदी जी, क्योंकि अब तो अकाली दल से पंजाब में गठबंधन की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। बीजेपी की उम्मीद, मोदी जी की उम्मीद, अकाली दल के साथ इन्होंने अभी हाथ बढ़ाने की कोशिश की लेकिन अकाली दल ने हाथ नहीं मिलाया। उधर अकाली दल कल पंजाब बचाओ यात्रा करने वाला था लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है, और इधर बसपा से भी बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, यह साफ दिख रहा है। और
बसपा और अकाली दल, बीजेपी नहीं, अकाली दल का गठबंधन, और वो भी जो वहां था, कहां, तो पंजाब में, ये गठबंधन भी टूटा हुआ है। तो ये सब कुछ है, इससे साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिशें करने वाले खुद ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यानी चुनावों में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इधर आज का बड़ा बदलाव जो है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सबसे बड़ा बदलाव आज कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। वो जो नजर आया है वो ये है कि सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका दोनों साथ साथ थे। ये विजुअल आप देख रहे हैं। जरा इस विजुअल को अगर चाहे तो फुल स्क्रीन ले आइए। इस विजुअल में आप साफ साफ सोनिया गांधी को देख रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी हैं बिल्कुल बगल में, और राहुल के बगल में प्रियंका गांधी हैं। सोनिया गांधी ने आज, और उधर उस साइड आप देखें तो अशोक गहलोत हैं, जयपुर पहुंचकर राजस्थान की तरफ से आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करते हुए यहां सोनिया गांधी का नॉमिनेशन राज्यसभा में जाना, इसके क्या मायने निकाले जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार के पास ही रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अब राहुल अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी स्मृति ईरानी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो एक तरफ सियासत में हो रहे उलटफेर और दूसरी तरफ किसानों की बढ़ती नाराजगी, और इन सब के बीच मोदी का अपनी ही बनाई रणनीति के इर्द गिर्द घूमना। क्या इन सब से बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका? क्या किसान दूसरी बार सरकार की उपेक्षा और वादा खिलाफी को माफ कर पाएंगे, या फिर किसानों ने जो टेंशन बढ़ा दी है उससे सरकार परेशानी में फंस जाएगी? क्या किसानों ने दे दी है मोदी को नई टेंशन? क्या फंस गया है लोकसभा का चुनाव? ये तमाम सवाल जो हैं इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने क्या टेंशन बढ़ा दी है? क्या उधर कोर्ट ने भी टेंशन बढ़ा दी है मोदी सरकार की? ये सब कुछ आज इस न्यूज पॉइंट में टू द पॉइंट हम बात करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और किसानों का आंदोलन, किसान चल रहे हैं, उधर पंजाब से हरियाणा पहुंचे, हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच किए, लेकिन हरियाणा में उनके लिए जो कुछ हुआ है ये आप सब देख ही रहे हैं। जरा परिचय करवाना चाहता हूं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी का। नाम जरा ठीक कर लीजिए। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। और सीधे प्रोफेसर रविकांत जी, किसानों के इस आंदोलन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों के बीच एक जो महत्वपूर्ण बात समझ में आ रही है कि किसान डटे हुए हैं। और कैसी तपस्या में कमी रह गई कि उधर 13 महीने बाद याद आता है, कुछ बातें याद आती हैं, और आप वन फाइन डे आकर कहते हैं कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। अभी तो विदेश घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं अबू धाबी में, लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है उसको किस लिहाज से, किस हिसाब से देखा जाए? प्रोफेसर रविकांत जी। प्रिया राजीव जी, देखिए पिछले 10 साल में और 10 साल के पहले की बहुत बात होती है कि पिछले 50-60 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। एक बड़ा अंतर हम सब देखते हैं, वो है संवेदनहीनता का। सरकार और प्रधानमंत्री, इस समय सरकार का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री और मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक किसी भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, चाहे किसान आंदोलित हो रहे हों, चाहे महिला पहलवान आंदोलित हो, या सीए एनआरसी पर देश का अल्पसंख्यक आंदोलित हो, कभी भी उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। और यह कभी लगा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बार बार यही दिखाते हैं कि वो आरएसएस के प्रचारक हैं, और एक तरह से प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश में वो तानाशाही चला रहे हैं। किसान इसके पहले भी बैठा, 13 महीने तक 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले याद आता है कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, और उसके बाद उन्होंने वो
सो कॉल्ड गारंटी की बात आजकल बहुत हो रही है, वो झूठी गारंटी दी। और आज फिर से अगर किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर जूझना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं राजीव जी? आप कह सकते हैं देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। और जनता के प्रति जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। वो किले, वो सड़कों को पाट देना और पुलिस की ऐसी इंतजाम करना कि वो ड्रोन से सीधे गोली मार रहे हैं। जो भी वो गोली चला रहे हैं वो आंख में, पेट में, सीने पर गोली चला रहे हैं। और वो अभी जो सैनिक जिसको आपने दिखाया था, जो किसान है, उसने कहा कि हमने इतने लंबे समय तक आर्मी में नौकरी की है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो किया जाता है वो हम जानते हैं, लेकिन सामने से जो अटैक किया जा रहा है इसका मतलब है कि आपको उनको तितर बितर नहीं करना है, बल्कि आपको उन्हें सीधे टॉर्चर करना है, उनको मारना है, उनको सीधे अटैक करना है। और ये दिखाता है कि इस देश में अब अघोषित आपातकाल है। आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो कहा कि उनका अधिकार है कि वो जाएं और आंदोलन करें, आपके सामने मांग रखें, और आप क्या कर रहे हैं? अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस देश ने आपको प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं चुना था राजीव जी। इस देश ने आपको चुना था किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए। आप बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये पुलवामा के शहीदों का भी दिवस है, उनकी स्मृति का। अभी तक क्या उसमें गुनहगारों को पकड़ा गया है और उनके साथ क्या हुआ है? किसी को नहीं मालूम कि खेल किसने किया था। और मोदी जी उसी तरह से संवेदनहीन बने हुए थे, शूटिंग करने में व्यस्त थे। तो ये जो किसान है जो आज वहां पर डटे हैं, वो शौक से नहीं आए हैं, वो पिकनिक मनाने नहीं आए जो आप बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी मंदिर का उद्घाटन करने चले जाते हैं। इस देश का किसान जो अन्नदाता है, वो स्वामीनाथन की बेटी ने कहा कि आप उनके साथ अपराधियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये बर्ताव क्या आपको माफ करेगा? और मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इतिहास में जिस तरह से दर्ज किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेना पसंद नहीं करता है, वैसे ही आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी का नाम जब आएगा तो लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने भी और देश के सामने भी, और मोदी जी को सिर्फ चुनाव की चिंता होती है, वो अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। अरे भाई, किसानों की जो डिमांड है, क्या अडानी साहब ने अभी तक नहीं कहा है कि आप बात कर लीजिए? जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और भी लोगों ने कहा, ये अडानी की वजह से फंसे हुए, अडानी के लिए प्रधानमंत्री हैं क्या वो, या इस देश के किसानों के लिए? तो राजनीतिक हालात मोदी जी के मामले में कुछ भी हो, लेकिन इस देश का आम आवाम अगर आंदोलित है, परेशान है, और अगर वो सड़क पर है, तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में चीजें ठीक नहीं है और इसके बदलाव की जरूरत है। और देश शायद एक उम्मीद के साथ देख रहा है उस शख्स की तरफ जो आज फोन पे बात भी करता है, जो न्याय की बात भी कर रहा है, और लगातार इस देश के परेशान लोगों के साथ उनके न्याय के लिए संकल्पबद्ध होकर के खड़ा हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर खड़ा है। इस बीच तमाम किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, कर दिए गए, कई मतलब सस्पेंड कर दिए गए हैं। और हमारे एक साथी मनदीप पुनिया, जिनके थ्रू हम कुछ विजुअल्स वहां से ले रहे थे, उनका भी ट्विटर हैंडल अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक कर दिया गया। तो लगातार जो हैं वो खबरें यही आ रही हैं कि सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक न जाए वैसे चैनल्स को बंद किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं। और ट्विटर हैंडल्स तो जो अब एक्स हो चुका है, उस पर तो लगता है कि पूरा का पूरा कब्जा ही हो रखा है, क्योंकि आज जिस प्रकार, जिस तेज गति से किसानों के ट्विटर हैंडल्स को बंद किए गए, जो भी विजुअल्स ट्विटर के जरिए जारी हो रहे थे सबको बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में जो कुछ हो रहा है, यह कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एक दो फोटो बहुत, लेकिन उसको दिखा नहीं सकता हूं आप लोगों के सामने। कुछ गाइडेंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका पालन करना पड़ता है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई, एक इंसान के पीठ में 35 छर्रे लगे हुए हैं, 35 से ज्यादा छेद हैं, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। पुलिस के छर्रे, गोलियां, जो बंदूक से छर्रे मार मार के लोगों को घायल करने की कोशिश, लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं। किसान जो हैं अड़े हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहीं से, और इसके साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण बात के साथ सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी तो किसान से बात करते हैं। दूसरी खबर आप जरा कंफर्म करेंगे कि राहुल गांधी कल झारखंड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज खबर यही आ रही थी कि राहुल गांधी कल झारखंड न जाकर यहां किसानों के आंदोलन पर नजरें टिकाए हुए हैं और यहां अगर कोई भी जरूरत पड़े तो राहुल गांधी मौजूद रहना चाहते हैं। कितना सही है, कितना गलत है, ये आप बताएंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो यानी समाजवादी पार्टी हो, पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उधर एनसीपी, ये पूरा इंडिया गठबंधन साथ साथ नजर आ रहा है किसान आंदोलन के साथ। और मायावती का भी साथ आना, शिरोमणि अकाली दल का साथ आना, तो पूरा का पूरा यह माना जाए कि एक तरफ से मोदी सरकार, बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां भी कोई तपस्या में कमी रह गई है शकील अख्तर जी? देखिए राजीव जी, अब ऐसा लगता है कि ये सरकार ये समझने लगी है कि इस जनता को क्रूरता पसंद आ रही है, क्योंकि जिस तरह लगातार क्रूरता बढ़ाई जा रही है और इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं की जा रही कि इसका परिणाम क्या होगा, तो लगता है जनता को उन्होंने ये समझ लिया है कि वो हमारी क्रूरता से, हमारी तानाशाही से, हमारी जातियों से खुश हो रही है। आप देखिए कि मीडिया किस भाषा में किस तरह लिख रहा है। झूठ का पहाड़ उसने खड़ा कर दिया है। वो सारा का सारा दोष किसानों को दे रहा है। वो कह रहा है कि किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं और किसानों की तरफ से ही सारी की सारी हिंसा हो रही है। जबकि अभी तक किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल हमें दिल्ली आना है। लेकिन एक बात इस सरकार को याद रखना चाहिए कि जो काम ये कर रही है, ऐसा ही अंग्रेजों ने किया था किसानों के खिलाफ। हमें याद आ रहा है 1921 का अवध आंदोलन। मुंशीगंज में, रायबरेली में, जहां अभी राहुल गांधी जाने वाले हैं 19 तारीख को, 750 किसानों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। 750 किसान मर गए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन पर आज ये सारे आरोप लगा देते हैं, ये दोष भी शायद उन्हीं के सिर पे जाएगा, वो किसानों के साथ खड़े होने आ रहे थे तो वहीं नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया था। इतिहास में नेहरू जी के नाम से जो पहला आंदोलन दर्ज है वो किसान आंदोलन ही है। मुंशीगंज का अवध किसान आंदोलन, 1500 लोग घायल हुए थे उसमें। और 1921 से ठीक पहले 1917 में महात्मा गांधी 1915 में, शायद 1915 ही है हमें जहां तक याद है, हमारी याददाश्त के हिसाब से 15 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से और दिल्ली आए थे। दिल्ली में वो समझ रहे थे चीजों को और उस टाइम तक वो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, महात्मा नहीं बने थे। और 17 में वो चंपारण गए थे नील आंदोलन में, जब किसानों के ऊपर वहां अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। तो इस सरकार को याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों का वो अत्याचार भी किसानों को खामोश नहीं कर पाया और किसान उसके खिलाफ लड़ते रहे। 1917 में उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, किसान आंदोलन का। 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आज अभी 19 तारीख को जब रायबरेली पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा, जहां पे अखिलेश यादव भी उसमें शामिल होंगे, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि मुंशीगंज को उसमें शामिल किया है या नहीं किया। रायबरेली तो राहुल जाएंगे ही जाएंगे, कि मुंशीगंज वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे और वहां किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। हर साल वहां पे जनवरी में ये हुआ था कांड, गोली कांड, तो किसान हर साल वहां इकट्ठा होते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भी इन किसानों को कभी दबा नहीं पाया, तो मोदी सरकार क्या दबा लेगी इनको? आप देख रहे हैं कि 2 साल बाद ये फिर आंदोलन शुरू हो गया
और क्यों हो गया? क्योंकि उस वक्त सरकार ने इनकी सारी मांगे मान ली थी और कहा था कि हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ और एक मीडिया के जरिए अफवाह और फैला दी कि ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इतना पैसा अगर हम खर्च कर देंगे तो देश जो है बर्बाद हो जाएगा। अरे इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति क्या इसलिए की थी? अभी आप स्वामीनाथन जी का जिक्र कर रहे थे। स्वामीनाथन जी के साथ हम बहुत घूमे हैं। मद्रास में इनका जो सेंटर है एग्रीकल्चर के लिए जो उन्होंने स्थापित किया है, वो एक ट्रस्ट है जिसमें उनकी बेटी काम करती है, जिससे आप अभी दिखा रहे थे वीडियो, वहां भी हम गए हैं। तो इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन के जरिए यह हरित क्रांति की थी। और मालूम है क्यों की थी? हमारे अपने दर्शकों को बता दें, उन्हें याद भी होगा कुछ को, कि अमेरिका ने गेहूं का भरा हुआ जहाज बीच रास्ते में से लौटा दिया था। जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी से नाराज हो गए और इंदिरा गांधी ने कहा था कि अब मेरा देश जो है अमेरिका पर या दुनिया के किसी देश पर अनाज के मामले में निर्भर नहीं रहेगा, मैं इसको आत्मनिर्भर बना के दिखा दूंगी। कृषि वैज्ञानिक खड़े हुए, स्वामीनाथन ने उनका नेतृत्व किया, राजनीतिक नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया, और देश का किसान, ये बहुत बड़ी बात थी। नोरोमन बोरलॉग ने इस पे लिखा है, जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हुए हैं वर्ल्ड में आज तक के और जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कि हिंदुस्तान के किसान, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि ये परिवर्तनशील नहीं है, ये यथास्थितिवादी है, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। फसल एक तरह से उगाना किसान की आदत में शुमार होता है। जो कृषि जानते हैं वो लोग इस बात को जानते होंगे। और उसको नए तरीके से खेती करना जो इंदिरा गांधी और जे स्वामीनाथन ने शुरू करवाया, उसको किसान ने शुरू किया। और आज आप देखेंगे कि सारे गोदाम आज ठसाठस भरे हुए हैं, और जो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, वो इंदिरा गांधी की बदौलत है। बिल्कुल, कि आप खुले हाथ से 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे पा रहे हो आज। अगर ये किसानों की अनाज होता कहां है? ये पंजाब में ही होता है सारा का सारा, ये हरियाणा में ही होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये 3 सबसे बड़े देश के अन्न उत्पादक राज्य हैं, क्षेत्र हैं ये। तो आज मोदी जी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे, और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्हें यह समझाया गया है, उन्हें यह लगने लगा है, जैसा कि एक तानाशाह को कभी भी लग सकता है कि जनता इसी तरीके को पसंद करती है। क्योंकि मीडिया जिस तरह ढोल बजा रहा है, मीडिया ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं उसने। वो इस तरह से किसानों को बताने लगा है। 2 साल पहले भी उसने कहा था, सारी की सारी गालियां, सारे के सारे आरोप उनके ऊपर लगाए थे, मगर इस बार तो उसने सब हदें पार कर दी। वो ये कह रहा है कि जो किसान दिल्ली तक पहुंचे हैं, बॉर्डर तक पहुंचे हैं, वो किसान नहीं है। वो वीडियो तमाम दिखा रहा है कि वो मोदी जी को धमकी दे रहे हैं। वो तमाम वीडियो दिखा रहा है कि किसान हिंसा कर रहे हैं। और जो वास्तविक रूप से दिखाने वाले पत्रकार हैं, जो आप बता रहे थे, पूनिया का, मनदीप का, और बहुत सारे लोग उनके ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, उनकी कोई चीज सामने नहीं आ पा रही है। और एक बात और बता दें, हम फिर बात खत्म करते हैं, कि ये जो मुंशीगंज का हत्याकांड हुआ था, उसको छोटा जलियांवाला कांड कहते हैं। और जलियांवाला कांड और छोटा जलियांवाला कांड, इन दोनों ने ही भगत सिंह के दिल में और भगत सिंह के साथियों के दिल में वो जज्बा भरा था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मोदी जी कर रहे हैं, सब कुछ भूल के वो सोच रहे हैं कि जनता, जो खासतौर से वो जनता जो किसानी से ताल्लुक नहीं रखती है, वो इसको स्वीकार कर लेगी। मगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जिसके 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले किसानी नहीं होती हो। दिल्ली का बैठा हुआ हर बंदा जो है वो गांव से आया है, खेत से निकल के आया है। वो खुद आया होगा, या उसके पिताजी आए होंगे, या उसके दादाजी आए होंगे। तो आज कहीं ना कहीं दर्द होगा। और इन्हीं किसान के बेटे फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, दूसरे सुरक्षा बलों में जाते हैं। किसान इस देश की जो है नींव है। इस देश के खून में जो है वो खेती और किसानी बसती है। तो इसलिए किसानों पर यह अत्याचार जो होगा, ये मोदी जी को बहुत महंगा पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अत्याचार मोदी जी को, उनकी तरफ राहुल गांधी ने भी 2 कदम आगे बढ़ के
एक नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़ के प्रशांत टंडन जी, कल से आज तक में आप देखिए पहला झटका राहुल गांधी ने साफ साफ दिया। कल अंबिकापुर के भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आते ही किसान न्याय में पहला कदम, जो 5 न्याय है उसमें किसान न्याय, और इस किसान न्याय में पहला कदम बढ़ाते हुए कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल घोषणा कर दी इसकी। यहां से बैकफुट पर आई ही नहीं थी मोदी सरकार कि आज सुबह सुबह बात करते हैं फोन करके उस घायल किसान से राहुल गांधी, जो और एक बड़ा झटका देते हैं। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं वो ये बनती हैं कि यहां से राहुल गांधी का साथ देने के लिए उधर मायावती भी आगे आती हैं, शिरोमणि अकाली दल भी आगे आता है, एनसीपी भी, सुप्रिया सुले भी उधर से बोलती हैं, और इधर अखिलेश यादव भी आ जाते हैं। ये तमाम लोग राहुल गांधी के साथ आजू बाजू में नजर आते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए किसानों का मनोबल और भी 4 गुना बढ़ जाता है। 2 कदम राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, 4 गुना मनोबल बढ़ता है किसानों का। वो अलग अलग बॉर्डर्स पे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटनाक्रम ये। दूसरा, क्या यहां से अगर देखा जाए आज से पहले, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज शहादत दिवस है, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उन शहीदों के नाम आज का दिन। और आज ही से पिछले 2019 में मोदी जी ने उस चुनाव को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था, जो 2019 का लोकसभा चुनाव था। लेकिन आज और 2019, इस दोनों में क्या फर्क माना जाए, क्योंकि वहां उनके कब्जे में चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा था, और आज इस 14 फरवरी 2024 को मोदी जी के कब्जे से यह चुनाव बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाए प्रशांत टंडन जी? जी राजीव जी, ऐसा लगता है कि भारत की राजनीतिक इतिहास में 14 फरवरी की डेट एक बड़ी अहम डेट होने वाली है। जैसा आपने जिक्र किया कि ठीक 5 साल पहले पुलवामा की घटना हुई, 40 जवानों की मौत हुई उसमें, आतंकवादी हमले में। उसके बाद बालाकोट हुआ और देश में एक लहर चल गई मोदी जी के पक्ष में। अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं बचा और लगभग अपोजिशन ने वॉकओवर दे दिया और मोदी जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आ गए। आज 5 साल बाद वही पहिया देखिए घूमता है और 5 साल बाद तमाम कोशिशें कर ली विपक्ष को परेशान करने की, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फार्म हाउस, रिसोर्ट पॉलिटिक्स, एमएलए खरीदना, सरकारें गिराना। उन सब के बावजूद आप देखिए कि आज किसान जो है वो सड़कों पर है और इसका असर पूरे देश में पड़ने वाला है। जो राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जो घोषणा की है एमएसपी कानून की, वो क्यों जरूरी है? देखिए, किस सरकार तो प्रोक्योर करेगी, वो एमएसपी पे ही करेगी, लेकिन सरकार पूरा प्रोक्योर नहीं करती। सरकार का प्रोक्योरमेंट घट भी रहा है। ये प्रचार किया जा रहा है कि अगर प्रोक्योर सरकार कर ले तो कितना घाटा होगा, तो सरकार तो प्रोक्योर करेगी। सरकार को तो पीडीएस चलाना है। जो 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी योजना के तहत 5 किलो अनाज भेजा जा रहा है, वो कहाँ से आता है? वो इसी प्रोक्योरमेंट से आता है। यही जो एफसीआई करेगी वो करेगी। अब सवाल यह है कि एमएसपी कानून के तहत ये 22-23 फसलें ही क्यों आए? तमाम और फसलें आए क्या? उनको उनकी उपज में किसान की कम मेहनत लगती है? उसमें मेहनत लगती है। और यह रास्ता दरवाजा खोल देना कि किसान को ब्लैकमेल करके, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज नहीं है, किसान फसल काट के मंडी में आ गया, उसके बाद वो वापस नहीं ले जा सकता, तो उसको ब्लैकमेल करके आप जो भी औना पौना भाव, आपने 1700 रुपये क्विंटल का भाव तय किया, वो बेचारा 1500 भी नहीं बेच पाता है। 1100, 1200, 700, 800 आधे दाम पे उसको लेकर आड़ती और भेज देते हैं और वो किसान उसके फलस्वरूप कर्जे में डूबता है। तो ये एमएसपी की गारंटी इसलिए जरूरी है
कि प्राइवेट पार्टी भी एमएसपी से कम खरीदेगी तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। जी इसलिए ये ऐतिहासिक है जो कांग्रेस ने घोषणा की है, और मोदी साहब मुकर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब को जानते हैं कि अगर एमएसपी से कम में तो अडानी इसकी इजाजत नहीं देगा। जिसकी चर्चा शकील साहब कर रहे हैं, मुंशीगंज गोलीकांड की 7 जनवरी को हुआ था 1921 में। मैं वहां गया हूं और वहां शहीद स्मारक बना हुआ, बिल्कुल यही स्थिति थी राजीव जी। अंग्रेजों ने किसानों का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद गोलियां चलाई थी। यही स्थिति थी, रास्ता ब्लॉक किया था अंग्रेजों ने किसानों का कि गोली चले तो किसान भाग ना पाए। आज आप रास्ता ब्लॉक करके किसान को ऊपर से हवाई हमला कर रहे हैं, ड्रोन से। और यूनाइटेड नेशंस ने जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, सुब्रमण्यम स्वामी को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं, लेकिन ये दुनिया जानती है कि नागरिकों के ऊपर हवाई हमले, ड्रोन से हमले के अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। यूक्रेन और अफगानिस्तान के मामले में यूनाइटेड नेशंस बोल चुका है। क्या भारत के ऊपर भी बोलेगा? अगर ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है तो भारत के लोकतंत्र की कितना मजाक उड़ेगा। अभी पाकिस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है चुनाव की धांधली को लेकर। क्या उसी श्रेणी में भारत के लोकतंत्र की गिनती कराना चाहते हैं मोदी साहब? और एक अहम बात राजीव जी, वो ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो गिरफ्त भारत की राजनीति में आ गई, कि मोदी साहब भारत की राजनीति को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और गोदी मीडिया के जरिए संचालित कर रहे थे। ये किसान आंदोलन उस गिरफ्त को ढीला कर रहा है जी। और हो सकता है अगर ये आंदोलन कामयाब हो, दूसरे लोग भी और आंदोलन करें, जो बेरोजगार छात्र हैं, युवा हैं, या टीचर्स हैं, या महिलाएं हैं, अगर वो भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ग्रहण भारत की राजनीति में है उससे निजात मिल जाएगी और उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसानों को मिलना चाहिए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्रेडिट जो है वो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन किसानों के ऊपर आखिर अत्याचार क्यों, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि यहां से बहुत सारी चीजें राजनीति में भी परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रही हैं और बहुत कुछ यहां आप आने वाले समय में देखेंगे। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास जल्दी से और उनसे भी समझूं कि इस आंदोलन के क्या मायने देखे जाएं, रखे जाएं। और जरा स्क्रीन पर ले आइए सुनील शुक्ला जी को और यह भी समझें कि आखिर यहां से क्या आपको भी लगता है सुनील जी कि 5 साल पहले का मामला, आज ही का दिन बहुत कुछ मोदी जी की मुट्ठी में आता हुआ और आज 5 साल बाद 14 फरवरी शहादत दिवस, पुलवामा के शहीदों के नाम, आज का दिन उनको नमन, लेकिन आज यहीं से एक ऐसा चुनाव जो आने वाले समय में 400 पार करेंगे, जो कह रहे थे, नारा दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं दबे पांव पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां क्या सब कुछ किसानों की मुट्ठी में आज की तारीख में, और किसानों को जैसा विपक्ष का साथ मिला है, इसके क्या मायने रखे जाएं, यहां पर देखे जाए। धन्यवाद राजीव जी। एक तो 400 का नारा बहुत बेमानी है। 400 की सीट इस देश में वही राजनीतिक दल जीत सकता है जो देश के 28 राज्यों में चुनाव जीते, सभी के सभी राज्यों में चुनाव जीते। और भारतीय जनता पार्टी सभी 28 राज्यों में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ये संभव नहीं। 400 का नारा और इस तरह का नारा केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की अपने समर्थकों के बीच में एक कोशिश है। ये जो भी राजनीति को समझता है उसको पता है, ये तो कोई मतलब नहीं है उसका। ये जो किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन के साथ जो सरकार कर रही है, इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये किसान आंदोलन केवल भारत में हो रहा है, एक से एक संपन्न देशों में हो रहे हैं किसानों के आंदोलन, और किसान आंदोलन करते रहते हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, स्पेन हो, तमाम हंगरी हो, तमाम राज्यों में, देशों में आंदोलन चल रहा है। लेकिन किसी भी देश में यह सरकारों का यह रवैया नहीं है। सरकारें इन किसानों को आंदोलन करने देती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं, उनके अनुसार निर्णय लेती हैं। अब जर्मनी में कि जो किसान हैं उनको एग्रो डीजल बेचा जाता है, मतलब डीजल का कृषि के लिए डीजल दी जाती है, उसमें सब्सिडी बकायदा दी जाती है।
जी। उस सब्सिडी को जर्मनी की सरकार ने घटा दिया, किसान उत्तेजित हो गए और बर्लिन में प्रदर्शन किया, देश के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां सड़कें रोक दी गई, कील कांटे बिछा दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जाने लगे, पुलिस का इस कदर से आक्रामक रवैया हुआ। और उस किसान आंदोलन का परिणाम हुआ कि सरकार ने जो सब्सिडी देती थी, जो घटाई थी, उसको उन्होंने बहाल कर दिया। चाहे बीजों पे सब्सिडी कम होना हो, खाद हो, डीजल हो, कीटनाशक दवाएं हो, कृषि उपकरण हो, जिसमें भी अगर सरकार ने कभी टैक्स बढ़ाया या सब्सिडी कम करने की कोशिश की, किसानों ने प्रदर्शन किया। और ये किसानों का अधिकार है, किसी भी लोकतांत्रिक देश पर अधिकार है। कैसे रोक सकते हैं आप? और इन किसानों ने कोई अचानक तो आंदोलन शुरू किया नहीं। किसान मजदूर मोर्चा ने 45 दिन पहले इसकी चेतावनी दी थी कि साहब हम 13 तारीख को जाएंगे, दिल्ली रवाना होंगे। क्या 45 दिन आपके पास कम थे? इन 12 मांगों में से कई मांगे, 10 से अधिक मांगे ऐसी हैं जिनका आश्वासन केंद्र सरकार ने 2021 के आंदोलन के समापन होते समय दिया था। इस पर तो बात होने की स्थिति नहीं बनती थी, ये पहले सरकार उसका समाधान कर देती। अगर पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन सरकार ने दिया था। ये तो 3 साल इंतजार करने की आवश्यकता है कि 21 में जो आंदोलन खत्म हुआ, 24 में आकर के हम अभी उसकी डिमांड हो रही है कि हम इस आंदोलन जो मुकदमा दर्ज किए थे उसको वापस लिया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि बिजली अधिनियम में वो विचार करेगी। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी। एमएसपी पर आपने अपने घोषणा पत्र में 2014 में कहा था। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की मांग है, आपने आश्वासन पहले भी देश को दिया था। और क्यों नहीं करेंगे आप? क्या अपनी उपज का बेहतर कीमत की मांग करना ये कौन सा अन्याय है? क्या फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हो सकती हैं और खेत में उपजे हुए अनाज की कीमतें निर्धारित हो सकती है? जी, क्यों नहीं हो सकती? जो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, जो कुछ भी किसान केवल अपने मेहनत के अलावा कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। और अगर आपको कह रहा है कि हमारे, और ये तो कह नहीं रहा है कि हमारी उपज जो आप उसकी कीमत तय कीजिए, उसको खरीदिए भी, क्यों लेकर रहा है कि मंडी में यह निश्चित कर दिया जाए कि मंडी में इससे कम कीमत पे कोई खरीद नहीं होगी उन जो 22, 23, 24 फसलें हैं सबके बारे में। यह कैसे असंगत है? सरकार जमीन की खरीद बिक्री में क्या वो सर्किल रेट नहीं तय करती है? उसको बढ़ाती घटाती नहीं है? क्यों आपने उसको बाजार के भरोसे क्यों नहीं छोड़ दिया? आज क्या किसी भी देश के किसी कोने में मनमाने दाम पर जमीन खरीद सकते हैं या क्या न्यूनतम दर तो निर्धारित करती सरकार? अब एक किसानों का मामला है और आप आंकड़े एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की बात की जा रही है। आज आप भी आप एमएसपी देते हैं, उस एमएसपी पर कितने प्रतिशत उत्पादन का कितने प्रतिशत खरीद होती है? मुश्किल से 6 से 7%। 100% तो खरीद होती नहीं। 100% किसान बेच भी नहीं सकता। जो वो पैदा करता है उसको अपनी उपज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए भी चाहिए, अपने उपभोग के लिए चाहिए। और उस उत्पादन का वह अपने आपस में एक्सचेंज करता है। वो किसी से दाल लेता है तो धान देता है, गेहूं लेता है तो सरसों देता है, आपस में एक्सचेंज करते हैं किसानों। अपनी उपज का कम से कम 25% से अधिक कंजम्पशन सीधे किसान अपने लिए करता है। 30% से अधिक अपने लिए करता है, वो खरीद होती नहीं है। यह तो केवल बात की जा रही है कि जो कोई भी खरीदे, निजी क्षेत्र का व्यक्ति कोई खरीदे, कोई साहूकार खरीदे, कोई व्यक्ति खरीदे, उसके लिए न्यूनतम कितनी कीमत होनी चाहिए। और ये जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों का ये तो कहना है कि अगर आपने एमएसपी तय कर दी तो विभिन्न जिंसों की कीमत में 20 से 25% की कीमत बढ़ जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं इसको। अगर जो सरसों का तेल आज 200 रुपए में बिक रहा है, अगर 225 रुपए में बिकने लगेगा तो आसमान नीचे गिर पड़ेगा। किसका नुकसान हो रहा है भाई? और क्या चीजें महंगी नहीं हुई हैं? कौन सी चीज है इस समय जो पिछले 10 सालों की उसकी कीमत नहीं बढ़ गई? उन कीमतों को कम करने के लिए तो आपने कोई प्रयास नहीं किया कि आप सबके पहुंच के अंदर हो। दवाओं की कीमतें कितनी बढ़ गई, भवन निर्माण की सामग्री की कीमतें कितनी बढ़ गई, कृषि में उपयोग होने वाले चाहे खाद हो, बिजली हो, कृषि उपकरण हो, कीटनाशक दवाएं हो, किसकी कीमत नहीं बढ़ी है? उनकी कीमतें तो कम करने का आपने प्रयास नहीं किया। क्या किसी ने सोचा कि ये उनके पहुंच के बाहर है कि भीतर है? बढ़ी हुई कीमतों का परिणाम है कि आज जो नियमित जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बिक्री, उसका जो मांग है वो बाजार में घट गई है। बाजार में मांग की स्थिति नहीं रह गई, ये तो कीमतें ही हैं।
तो सभी चीजों की कीमतें बढ़ती चली जाएं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। किसान की वस्तुओं की कीमत, अगर किसान कहेगा कि हमारी कीमत आप निश्चित कर दीजिए, उसका कानून बना दीजिए, तो आप ये रवैया अख्तियार कर लेंगे। जो सरकार का रवैया है ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और किसानों के साथ निपटने का, उनके आंदोलन के साथ निपटने का यह तरीका तो सर्वथा आपत्तिजनक है। यह कभी देश के किसी सरकार ने नहीं ऐसा किया, और जिन सरकारों ने ऐसी हरकत की है उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। हाँ, यह भी जरूर है कि किसानों को हर कीमत पर अपने आंदोलन को अहिंसक रखना पड़ेगा। अगर आंदोलन में हिंसा फैली तो मेरा अपना मानना है, और अतीत का इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंसक आंदोलन आप लंबे समय तक नहीं चला सकते। 2020-21 का आंदोलन इसलिए लंबे समय तक चला कि वह एकदम पूरी तरह से अहिंसक था। सरकारें जो कुछ करती रही, लेकिन किसान आंदोलित नहीं हुए, किसानों ने हिंसा नहीं फैलाई, और 1 साल तक चला गया। आज इस सरकार के पास समय की कमी है। यह सरकार 1 साल तक इस आंदोलन को नहीं चला सकती, क्योंकि सामने चुनाव है। चुनाव के मौके पर 18 से 20 करोड़ तक के जो किसान हैं, इनको आप नाराज नहीं कर सकते। और ये जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि ये किसान केवल हरियाणा के हैं और राजस्थान के हैं और केवल पंजाब के हैं, इस गलतफहमी में कोई न रहे। उड़ीसा में किसान पकड़े गए हैं, भोपाल के रेलवे स्टेशन पर किसानों को उतारा गया है। भोपाल में रेलवे स्टेशन पर जो किसान पकड़ा गया है वो हरियाणा और पंजाब का नहीं है। दिल्ली आने का रास्ता भोपाल से होकर नहीं आता, बिल्कुल भोपाल से होकर नहीं आता। तो ये इस मुगालते में कोई न रहे, और इस मुगालते में भी कोई न रहे कि यह आंदोलन केवल किसान मजदूर मोर्चा का है। यह आंदोलन, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। अगर किसानों पर के प्रति सरकार का ही रवैया रहा तो सभी यूनियनें इसमें शामिल हो जाएंगी, और इसका संकेत मिलने शुरू हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 यूनियनें जो हैं उन्होंने समर्थन की घोषणा कर दी, और उन्होंने एक ने पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का आह्वान भी कर दिया। और ये जब उतरेंगे, आप इनको है क्या कि सरकार को इस तरह की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इनके जो अपने एजेंडे हैं, ध्रुवीकरण के एजेंडे, उस एजेंडे में किसान का आंदोलन चाहे कोई आंदोलन हो असर नहीं करता। वो स्थिति नहीं है। पिछली बार का आंदोलन का किसान में जो शामिल था वो राजनीति की बात नहीं कर रहा था। आज ये आंदोलन करता जो किसान है वो ईवीएम की ही बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये वो राजनीतिक मुद्दों पर ही मुखर है। तो इसको आप उस आंदोलन के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती, और इस बात भी नहीं कही जानी चाहिए कि कोई किसानों में कोई भी भेद है। किसान और एकदम इनका संगठन मजबूत है कि आप दमन के साथ, टकराव के साथ, लंबे समय तक चलाने को वो दे करके आप इस आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते हैं। और अगर मेरा अपना मानना यह है कि अगर आपने इनको विभिन्न स्थानों पर रोका, जैसे कि शंभू बॉर्डर पर रोक रहे हैं, अगर यहां इन्होंने रोका तो इन आंदोलन की व्यापकता और बढ़ेगी, क्योंकि उन किसानों को इन आंदोलनों में शामिल होने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कल आपने क्या किया? कल आप ड्रोन से गिरा रहे थे टीयर गैस, आज किसान वहां पतंग उड़ाने लगे। चला लीजिए अपना ड्रोन। पतंग के सामने ड्रोन नहीं चलता। उनके 2 रुपए की पतंग से 5 लाख का ड्रोन आपके नीचे आ जाएगा। किसानों के पास हर चीज का समाधान है। और किसान विजुअल देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये विजुअल देखिए, बिल्कुल ड्रोन के बगल में पतंग उड़ा रहे हैं किसान। ये देखिए, और ये स्थिति हो जाएगी, चला नहीं सकते हैं आप। तो किसान पूरी तैयारी के साथ है। हाँ, किसानों को हर कीमत पर अपने आंदोलन को अहिंसक रखना होगा। वो हर तरह से तैयार हैं। आप अगर आंसू गैस छोड़ेंगे और अपना मुंह बांध के घूम रहे हैं, गीला करके घूम रहे हैं वो इस जाड़े में भी। कैसे ये जो तरीका अपनाया आपने, कहीं किले गाड़ करके और किले बंदी करके आंदोलन को रोका जाता है? ये किसी लोकतांत्रिक देश में होता है क्या? ये अति विश्वास में डूबी हुई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, और बेहतर यह होगा कि इन किसानों के साथ संवाद कायम करें और इसका समाधान खोजें। अगर इसका समाधान नहीं खोजा गया तो मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह की व्यवस्था होती है कि किसानों को आप जाने नहीं देंगे, और किसान चुप हो जाएगा वहां। ये देखिए सुनील जी, ये देखिए क्या परिस्थिति बना रही है। ये हद है। दुनिया के पैमाने पर अगर ये दृश्य जाएंगे और आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट रोक देंगे तो लोग जान नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है कहीं पर। तो बड़ी एक ऐसी स्थिति है, ये सरकार के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौती है। और मेरा अपना मानना है कि यह ऐसे किसान हैं जो बड़े प्रतिबद्ध, किसानों के आंदोलनों को आप दबा नहीं सकते हैं, समाधान ही कर सकते हैं।
समाधान करके ही इन किसानों को आप इनके घर वापस भेज सकते हैं, एक आश्वासन के साथ। और यह सरकार इस समय अपने किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। कोई नई मांग नहीं है इसमें। एमएसपी की बात अब पिछली बार जब आंदोलन खत्म हुआ था 2021 में, तभी सरकार ने कहा था कि हम विमर्श करेंगे। आपने एक कमेटी बनाई, 25-30 बैठकें हुई, क्या हुआ उसका? अब तक क्यों नहीं समाधान निकला? और यह कहा जाना कि जब चुनाव के अन्य मौके पर ये किसान आंदोलन किसी साजिश का परिणाम है। अरे चुनाव के मौके पर भारत रत्न देना राजनीति नहीं है, वो स्वीकार किया जाएगा, आंदोलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कौन सी बात आप समझाना चाहते हैं जो जिस देश की जनता स्वीकार कर लेगी? और आप बदनाम नहीं कर सकती, ये किसान ही के लोग हैं, इनके परिवार से निकले हुए लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दिल्ली, अगर पिछली बार भी तो यही आपने किया था कि दिल्ली में कौन किसान घुस गया था? सब दिल्ली के बाहर में बैठे हुए थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं जा पाए थे वो। लेकिन क्या उनका आंदोलन खत्म हो गया? 200 किलोमीटर दूर है ये। देखिए ये टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, देखिए। इस बीच जरा ये ब्रेकिंग देना चाहता हूं आप लोगों के सामने। सरकार और किसान नेताओं के बीच कल होगी तीसरे दौर की बैठक, और किसान संगठनों और सरकार के बीच कल चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत होगी। ये आप तक हम खबर पहुंचा रहे हैं। तीसरे दौर की बातचीत कल होगी, सरकार और किसान नेताओं के बीच कल होगी तीसरे दौर की बातचीत। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें यहां पर पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत होगी। सरकार भी यहां परेशान जरूर है, लेकिन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, और उसी कोशिश में कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई मोदी सरकार, यह साफ समझ लीजिए, क्योंकि किसानों ने इनका जीना तो हराम कर ही रखा है। अभी 2 दिन, कल 13 तारीख से तो ये दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए निकले ही थे, और उसके बाद जो कुछ है, जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों को रोकने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। ट्विटर और सोशल मीडिया से उन तस्वीरों को हटाया जा रहा है, कई अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए, आंसू गैस के गोले दागे जाने पर किसान नेताओं ने जताया है विरोध। ये तमाम चीजें, तमाम बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सरकार और किसान नेताओं के बीच कल होगी तीसरे दौर की बैठक। आंसू गैस के गोले लगातार, और देखिए ये सब भाग रहे हैं। इधर जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले सामने, और वहां से आप देखिए कि किस ढंग से यहां जाति करने की कोशिश, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश। लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। दिल्ली के आसपास के अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन के पल पल के रिपोर्ट्स, अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास हमारे साथी मौजूद हैं, उन सब के साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं इसी मसले पे, और इसके राजनीतिक मायने खोजने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 14 फरवरी है, आप जानते हैं, पुलवामा की शहादत दिवस है। और ठीक आज से 5 साल पहले पुलवामा में जो घटना घटी थी, उस घटना के बाद 2019 का चुनाव मोदी जी ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है, वही उधर से पंजाब से ये किसान इधर आ रहे हैं, लेकिन क्या अब यहां से मोदी जी के हाथ में जो दावा कर रहे थे अभी की 370 सीटें बीजेपी की आ जाएंगी और 400 सीटें उनकी यानी एनडीए की आ जाएंगी, क्या अब उस दावे में कोई दम दिखाई देता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आइए इन सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे और साथी हैं, उन सबसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील शुक्ला जी, आप जो बात कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सीधे डॉक्टर दीपक पाचपुर जी के पास आता हूं। राजीव जी, जो ये तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, इसमें किसान मजदूर मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं पंढेर साहब को बधाई दी जानी चाहिए। पंढेर ने आज चिट्ठी लिखी थी और कहा कि आज शाम तक हम इंतजार करेंगे अगले दौर की वार्ता के शुरुआत होने के लिए। और उन्होंने कहा कि आज उसके वार्ता के बाद तब हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने के अपने अभियान को शुरू करेंगे। जो इस आंदोलन का नेतृत्व है, इसने भी अपने संयम को बनाए रखा है, और यह आज के समय में इसकी आवश्यकता है कि अगर अपने लोगों को हिंसक होने से रोकना, अपने लोगों को रिस्ट्रेन कराना कि आप किसी भी तरह से सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में की स्थिति न पैदा होने पाए, इस आंदोलन को लंबे समय आगे तक ले जाने का ये बहुत बड़ी रणनीति है। और ये पंढेर का जो चिट्ठी थी, उसका परिणाम हुआ कि सरकार तीसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार हुई। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरे दौर की वार्ता के लिए सरकार तैयार है। और अब चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत होगी। 2 दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा साबित हुई, और अब कल तीसरे दौर की बातचीत। और इसी बीच कल ही 12 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है? हरियाणा के गृह मंत्री तो सीधे किसानों को धमका ही रहे हैं, आपने देखा। और एक बात और यहां आपको हमने दिन में भी बताया, उस खबर को आप तक पहुंचाई थी कि
हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब जो चंडीगढ़ में जो हाईकोर्ट है उसने जबरदस्त फटकार लगाई हरियाणा सरकार को कि सड़क सबके लिए है और किसान चुपचाप अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए क्यों यहां परेशानी यहां साबित हो रही है कि हां वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कहां से उन्होंने परेशानी खड़ी कर दी आपके सामने? वो तो चुपचाप जा रहे थे। उनके लिए आपने सड़कों को क्यों खोद डाले, आपने वहां कीलें क्यों लगा दी, आपने बैरिकेडिंग क्यों की, आपने कांटे के तार वहां क्यों बिछा दिए? ये तमाम बातें कल पूछे गए हैं और फिर ये सारी बातें पूछी जाएंगी कल फिर से जब इसी हाई कोर्ट में इसी मसले पर कल फिर से चर्चा होगी, सुनवाई होगी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, यहां से कैसे फंसे हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी? जो किसान आंदोलन हुआ था उससे दो चीजें हैं कि उससे किसानों को काफी अनुभव मिला और उन्हें यह पता चल गया कि अब हमें जब दिल्ली आना है तो किस किस तैयारियों के साथ आना है, क्या क्या लेकर आना है, वो सारी चीजें वो लेकर आए हैं। और जैसा टिकैत ने बोला था कि हालांकि टिकैत का यूनियन तो अभी इस मामले में उतना ही नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि हम बस दिल्ली और आप आंदोलनकारी किसानों से कुछ ही दूर पर है, जरूरत पड़ी तो वो भी आ जाएंगे। असली बात यह है कि किसानों ने तो पिछले आंदोलन से बहुत कुछ सीखा, लेकिन लगता है कि जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने कुछ भी नहीं सीखा है। आपको याद होगा कि पिछले समय जब हम आंदोलन की बात करते थे तो आप लंबी सूचियां डिस्प्ले करते थे कि किस किस दौर की वार्ता कब हुई। मुझे लगता है कि वैसी एक लंबी सूची की तैयारी हमको अभी से कर देनी चाहिए राजीव जी, क्योंकि सवाल ये है कि फैसला कौन लेगा। अर्जुन मुंडा ने आज कुछ पत्रकारों से बातचीत में बताया, उन्होंने कहा कि पहले जो है वो स्थिति को नॉर्मल किया जाए, मतलब उनका यह कहना है कि आप रास्ते को खाली कर दीजिए। वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अदिश अग्रवाला बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाकर कि पहले सड़कों को खाली करा दीजिए। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जिस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो उस समय कई लोग निकल आए थे और वो मोदी सरकार को आह्वान कर रहे थे कि मोदी जी आप लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वो लठधारी जितने लोग हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि किसानों से इस प्रकार से आप कोई पंगा नहीं ले सकते। दूसरी बात कि अब चंडीगढ़ में जो होने जा रही है बैठक, उसमें असली बात है कि फैसला कौन लेगा, क्योंकि खुद अर्जुन मुंडा ले नहीं सकते। पिछले समय आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 या 13 राउंड उन्होंने वार्ता की थी और वो बेनतीजा निकला था। यहां तक कि उनकी बैठकों में जाके किसान नेता जो है वो खाना तक नहीं खाते थे। ठीक, लेकिन अच्छी बात है कि अल्टीमेटली तो आपको वार्ता की टेबल पे आना ही पड़ेगा, ये बात तो अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या अमित शाह इस पे फैसला ले लेंगे? मुझे नहीं लगता। तीसरी बात, क्या खुद मोदी फैसला ले लेंगे? अगर मोदी जी फैसला ले लेते हैं तो अगला चुनाव उन्हें लड़ने में बहुत दिक्कत आएगी। वो दिक्कत ऐसी आएगी कि उनको स्पॉन्सर वो कारपोरेट लॉबी नहीं करेगी जिन्होंने पिछले 2 चुनाव में उनको किया है। अगर आप इस एमएसपी को मान लेते हैं, जो मांगे हैं उसमें कुछ मांगे तो हैं जो बाद में तैयार हुई हैं, जैसे लखीमपुर खीरी के जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाना वगैरह, और जो किसान जो पिछले इसमें जो शहीद हुए उनको मुआवजा वगैरह, वो बात की मांगे हैं। लेकिन जो मुख्य मांग है कि एमएसपी बढ़ाकर देना, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार, वो क्या भारत की सरकार देने के लिए तैयार है? वो बार बार कहती है कि इससे हम जो है नहीं दिया जा सकता, मतलब बहुत बड़ा बोझ आएगा। लेकिन देखिए, मैं पहले भी एक बार ये कहता आ रहा हूं कि किसानों के मामले में और जो ग्रामीण नीति है उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार को इनको फॉलो करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में देखिए 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने लगभग 23,000 करोड़ जो है वो किसान न्याय योजना के अंतर्गत वितरित किया था। ये तब जब एमएसपी सबसे ज्यादा दिया। अब लोगों को यह बताना चाहिए कि आप किसान को जितना समृद्ध करेंगे तो उसका फायदा क्या हुआ है। उसका फायदा यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है वो बढ़ी है। दूसरी बात, न्यूनतम बेरोजगारी वाला ये राज्य हो गया है। और तीसरा जो है, पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ी है। और इस साल के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें सारी चीजें रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो भारत सरकार लोगों को यह बताना चाहती है कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे तो आपका नुकसान होगा, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि किसान जितना समृद्ध होगा मार्केट में उतना ही पैसा आएगा। भारत सरकार की इस भुलावे वाली दीपक जी, सरकार उस समय भूपेश बघेल की थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी ने जीडीपी बढ़ाना, किसानों की कर्ज माफी, किसानों की आय दोगुनी करना और गोबर तक खरीदना और बेचना, गौमूत्र खरीदना बेचना, ये सब कुछ किया।
और एक इस कृषि उत्पाद को आगे बढ़ाने की कोशिश और उसके साथ साथ किसानों को उस राह पे ले जाने की कोशिश जहां से वो आत्मनिर्भर बन सकें। जीडीपी ग्रोथ हम साफ देख रहे हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ गई, सब कुछ है। अब सरकार बदल गई है वहां पे, और पिछली सरकार पिछले 5 साल का जिक्र करके मोदी जी तो कभी, आप जानते हैं कि यहां आज किसी चीज को अगर कहीं विपक्ष क्रेडिट लेता हुआ दिखाई देता है तो 1947 में जो मोदी जी पहुंच जाते हैं वो पिछले 5 साल पहले कैसे पहुंचेंगे? जो मोदी जी अपने कार्यकाल के 10वें साल में पहुंच के मनमोहन सिंह के खिलाफ श्वेत पत्र ले आते हैं, वो आपको लगता है कि वो जहां छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं वहां का जिक्र करेंगे? आपको लगता है? कतई नहीं करेंगे। और किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे वो तो राह में बिछाए हुए कांटे दिखाई दे रहे हैं कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं, दीवारें चुनवाई जा रही हैं, कटीले तारे लगाए जा रहे हैं। सब कुछ तो आपने कर लिया, और ये सब कुछ आपने पिछली बार उतनी जल्दी या उतना पहले नहीं किया था, इसलिए किसान दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां से 200 किलोमीटर दूर से ही आपने ऐसी व्यवस्था कर दी। 5 दिन पहले से ही दिल्ली में आपने सब कुछ बंद करके रख दिया। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि किसान आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आपके ही नेत्री ने, एक मंत्री ने कहा था ये तो मवाली हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं। यही सब बात तो उन्होंने कहा था बड़े रिदम के साथ में, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो देखिए, 2 चीज है कि इस पे दबाव 2 तरह के लोगों का है। पहला तो दबाव एक तो जो जितने कॉर्पोरेट हमारी लॉबी है उसका दबाव तो है ही, लेकिन इस आइडिया के सपोर्टर्स कौन है, कौन उसको आगे बढ़ाते हैं? ये वो इकोनॉमिस्ट हैं, 18 करोड़ की इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, जिनका जन्म जो है वो 8 नवंबर जिस दिन नोटबंदी हुई थी 2016, उस रात को जन्मे हुए ये इकोनॉमिस्ट है, ये सारे के सारे। ये भी ये मान के चलते हैं कि एमएसपी का बढ़ना है उसका मतलब है कि बाकी लोगों को जो है वो बहुत भारी नुकसान होने वाला है, देश की पूरी ग्रोथ रुक जाएगी। और उसी पर तो थ्राइव कर रही है मोदी सरकार। ये जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं जो इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं आइडिया को कि एमएसपी नहीं बढ़ाना है, इन्हीं में वो लोग भी थे कि जो मवाली कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, लेकिन इस समय उनका जो फिलहाल तो बड़ा कम है। अब हम ये देखते हैं कि कब उन लोग भी मैदान में उतरते हैं और किस प्रकार से वापस वो फिर से इन लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं। दूसरी बात, यूरोप में इस समय लगभग 12 या 13 देशों में जो है वो किसान आंदोलन चल रहे हैं। वहां पे उन लोग आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके सामने या तो गोबर ले जाके डाल देते हैं या वहां जाकर हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि सारे लोगों को पता चले कि किसानों को कैसा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन यहां पर जिस हिसाब से किसान जा रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार उनसे डील कर रही है, तो ये बात सही है कि इसकी आशंका तो है कि अगर दुनिया में खबरें जाती हैं, पहले भी गई थी, किसान आंदोलन पहला वाला जो था उसने भी भारत को पर्याप्त बदनाम किया था। उस समय भी किसी प्रकार से कोई कम खराब हरकतें नहीं की थी भारत सरकार ने। तो हम यही मानते हैं कि इनको सद्बुद्धि मिले और कम से कम लोग जो है वो जान सकें कि किस प्रकार से ज्यादतियां हो रही हैं। आंदोलन जितना चलेगा ज्यादतियां बढ़ सकती हैं, इससे बहुत आवश्यक है। अंतिम बात कि अब सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, जी अंतिम बात है, जो सपोर्ट में आ रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आगे आने वाला चुनाव तो है ही, हर पॉलिटिकल पार्टी को अब अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए आपको इनके साथ आना ही पड़ेगा। जयंत चौधरी जो कह रहे थे, जयंत चौधरी ने जब अभी दल बदला, मतलब गुट बदला, दल क्या बदला, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुराने कोई भी जो ट्वीट्स हैं उनको मैं डिलीट नहीं करूंगा। लेकिन आज उनको अपने कुछ पुराने वो ट्वीट्स डिलीट करने पड़े जो उन्होंने पिछले समय किसान आंदोलन के सपोर्ट में डाले थे। राजीव जी, तो स्थितियां बदल रही हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जमीन। बिल्कुल दीपक जी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, और इसमें यहां से एक अलग तरह का मतलब दिशा परिवर्तन इस देश की राजनीति में हम देख सकते हैं। और यहां से एक फंसी हुई मोदी सरकार और फंसा हुआ आने वाला लोकसभा चुनाव साफ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, जल्दी से सेकेंड राउंड पे हम चलें। अमलेंदु जी। देखिए राजीव, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव तो फंस गया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री एमएसपी नहीं दे सकते हैं, एमएसपी की गारंटी तो दे सकते हैं, लेकिन अबू धाबी में बता रहे हैं कि आप कहीं भी उंगली रख के बता दीजिए वो जमीन प्रधानमंत्री दे देंगे। यानी प्रधानमंत्री जो है मंदिर के लिए कहीं भी जमीन दे देंगे, मगर किसानों को एमएसपी नहीं देंगे। अपनी गारंटी भूल जाएंगे जो गारंटी दी थी। ये एमएसपी की गारंटी तो मोदी जी की थी ना, जिसकी मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। अब देखना ये राजीव जी की लोकसभा चुनाव में मोदी जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी गारंटियां मोदी जी ने दी हैं
वो सब ऐसी गारंटियां निकली हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के इसी तरह की गारंटियां निकली हैं। किसानों के साथ आज जिस तरीके से राजीव जी पूरा विपक्ष आया है, हालांकि ये आज की जो कॉल थी या कल की जो कॉल थी, ये दिल्ली चलो की जो कॉल थी, ये गैर राजनीतिक किसान संगठनों की तरफ से थी, लेकिन उनके समर्थन में जिस तरीके से पूरा विपक्ष आया और संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरीके से एकजुट हुआ, मतलब उसके अंदर जो विभाजन हो गया था, उसके धड़े हो गए थे 3, वो सब एक साथ जो थे वो आ गए। इसका मतलब सरकार ने तमाम विपक्ष को और तमाम किसान संगठनों को इस मसले पर एकजुट कर दिया है। तो ये मुझे लगता है कि सरकार के लिए जो सबसे ज्यादा एक चुनौती अब पेश आएगी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं कि जैसी जो है प्रधानमंत्री को उस समय घोषणा करनी पड़ी थी कि तपस्या में कमी रह गई और लंबा प्रधानमंत्री ने खींच लिया था, वो तपस्या में कमी तो अभी दिखाई पड़ने लग जाएगी प्रधानमंत्री को। मुझे लगता है कि अगर इस पे कायदे से बातचीत नहीं हुई और एमएसपी पे अगर कानून लेकर के नहीं आया गया, हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका कहना है कि इतनी जल्दबाजी में कोई जो है वो कानून नहीं बन सकता है, सारे हितग्राहियों से बात करनी होगी। अरे भाई, तो 2 साल से आप कर क्या रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? ये पूरा पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार तो है नहीं भाई। आप कहते हैं ना धड़ाधड़ यहाँ तो फैसले होते हैं, और कांग्रेस जो थी वो पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी, ये आपका ही कहना है कि वहां पॉलिसी जो थी पड़ी रहती थी। तो आप जो थे वो 2 साल से क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री की गारंटी के बाद, प्रधानमंत्री ने ही तो गारंटी दी थी कि 1 साल के अंदर जो है एमएसपी पे कानून बन जाएगा। तो ये जो एमएसपी पे बात है, मुझे लगता है ये सरकार को माननी पड़ेगी, और किसानों से किए हुए वायदे जो प्रधानमंत्री ने किए थे, जो आपने घोषणा की थी सुबह सुबह 9 बजे आकर के दूरदर्शन पे, तो वो अब प्रधानमंत्री के गले की फांस बनती है। अब देखना ये है कि चुनाव में प्रधानमंत्री जो किसके सहारे जाते हैं, अपनी गारंटियों के सहारे जाते हैं कि मंदिर के सहारे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गारंटियों के सहारे या मंदिर के सहारे, लेकिन किसान कुछ नहीं कह रहे। किसान कह रहे हैं 10 सूत्री मेरी मांग है। इन मांगों में से जो पहली मांग है वो है कि आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। ये गारंटी और गारंटी शब्द को भुनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह आप देख लीजिए, अखबार से लेकर और रेडियो टेलीविजन सब जगह गारंटी, मोदी की गारंटी सीना ठोकते हुए सुनाई तो पड़ती है, लेकिन क्या ये गारंटी भी सीना ठोक के मोदी जी देंगे? और यहां अगर ये गारंटी नहीं दे पाते हैं तो ये तय माना जाए क्या कि ये चुनाव फंस चुका है? मोदी जी के नाम पर यह चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, मैं अभी एक खबर देख रहा था जी, अबू धाबी से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि दुनिया को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो सबको साथ लेकर के चले। अब एक कहावत है ना कि 72 छेद वाली, वो मोदी जी बोल रहे हैं जो इस देश में होने वाले किसानों के आंदोलन पर खामोश। और अभी सिर्फ यही आंदोलन नहीं चल रहा है राजीव जी, वो अर्धसैनिकों का भी आंदोलन चल रहा है ओपीएस पर, लेकिन ये आंदोलन नहीं दिखाए जा रहे। अन्ना का आंदोलन इससे बड़ा था क्या? लेकिन वो पूरे मीडिया पर छाया हुआ था, मतलब इसके सामने वो पिद्दी सा आंदोलन। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सरकार कितनी डेमोक्रेटिक है। इस समय पूरी मीडिया में केवल किसानों के उसका नकारात्मक केवल चित्र दिखाना है आपको, लेकिन वो बातें नहीं। ये आंदोलन मोदी जी के लिए अब एक तरह से आप कहिए कि बहुत बड़ा अवरोध बन गया है उनकी चुनावी राजनीति के लिए। मोदी जी की हालत पतली है इस वक्त, वो भले ही कुछ भी कहते रहे। और इस आंदोलन ने अभी एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को अब ट्रैक्टर पर निकालने वाले। अब आप लोग ज्यादा इस खबर की पुष्टि कर पाएंगे। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर न्याय यात्रा से अब आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर वो दिल्ली में शामिल नहीं भी होते हैं और अपनी यात्रा को अनवरत करते हैं तो ट्रैक्टर के जरिए वो पूरी मैसेजिंग करेंगे। और राजनीति में हमेशा मैसेजिंग की महत्ता होती है, वो बात अलग है कि ये मीडिया उस नहीं दिखाएगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से डट करके खड़े हुए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, किसान जिस तरह से मोर्चा ले रहे हैं, अर्धसैनिक बल ओपीएस की मांग को लेकर के जिस तरह से डटे हुए, और इस देश में नौजवान जिस तरह से सड़कों पर रहा है, वो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव बेहद बेहद मुश्किल हो गया है। मीडिया में भले ही कुछ भी दिखाया जा रहा, और यही वजह है
कि वो अबू धाबी तक पहुंच जाते हैं मंदिर का उद्घाटन करने। अब उनके लिए मंदिर ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। अरे भाई, मंदिर की जगह पर अगर आप इन किसानों से बात कर लेते तो शायद ये आपकी बड़ी पूजा होती, बड़ी इबादत होती। क्योंकि मोदी जी तो विवेकानंद को मानते हैं जी, उनका आरएसएस और विद्यार्थी परिषद सब विवेकानंद को मानते हैं। विवेकानंद के लिए तो इंसान ही भगवान है। किसान तो अन्नदाता है, जो लोगों का पेट भरता है, लेकिन वो किसानों से बात नहीं करना चाहते। उनके लिए ड्रोन है, उनके लिए किले हैं, सड़कें अवरुद्ध है और उन पर पुलिस की गोलियां हैं। जिस देश में ये हो रहा हो और उस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के ये उपदेश दे कि ऐसी सरकारें दुनिया को चाहिए जो सबको लेकर के चले, उससे बड़ा मजाक मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। आने वाले वक्त में ये बड़ी चुनौती बनेगी राजीव जी, और जो सामने दिख रहा है ये और ज्यादा व्यापक होगा। और मैं फिर उस खबर की तरफ, शकील जी बैठे हैं वो पुष्ट करेंगे कि राहुल गांधी अब ट्रैक्टर से न्याय यात्रा आगे की करेंगे, कुछ समय के लिए ही सही, और वो यात्रा किसानों की और दूसरे क्षेत्रों से अगर जुड़ करके व्यापक हो गई तो फिर जहां पर वो बैठे हैं कि 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, और यहां पे भी वो अगर यात्रा उस तरह से निकलती है और समर्थन मिलता है तो फिर मोदी के लिए और भी ज्यादा मुसीबत साबित हो सकता है ये चुनाव। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा आ जाना चाहता हूं शकील जी के पास ही, जो कह रहे हैं शकील जी, इस खबर की कितनी पुष्टि आप करते हैं कि राहुल गांधी भले सिंबॉलिक ही सही लेकिन ट्रैक्टर से अपनी आगे की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, और अब किसानों को भरपूर अपना साथ देते हुए राहुल गांधी यहाँ नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खबरें हैं, और क्या आपको भी लगता है कि आज की तारीख में मोदी जी के लिए 2024 का चुनाव फंस गया है? जी हाँ राजीव जी, सबसे पहले तो ये बात कि इस पर विचार हो रहा है कि राहुल प्रतीकात्मक रूप से ट्रैक्टर पर चले, क्योंकि अब जो है केंद्र में सारा का सारा किसान आंदोलन है, तो किसानों को किस तरह संदेश दिया जाए ये आज सबसे बड़ी बात है। देखिए, किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए पूरे विपक्ष को एक मैसेज दे दिया है, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है कि देखिए, हम नहीं डर रहे हैं, हमारे पास जिसके लिए खोने को सब कुछ है। खेत हैं, वो हरियाणा में जगह जगह जाके अनाउंस कर रहे हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, खेत कुर्क कर लिए जाएंगे, ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं डर रहे हैं। तो नीतीश जी आप क्यों डर गए? जयंत जी आप क्यों डर गए? ममता बहन जी आपको क्या परेशानी है? और केजरीवाल जी आपको भी। ये मैसेज किसानों ने आज पूरे देश के विपक्ष को दे दिया है कि अगर तुम एक नहीं हुए, हम देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक फसल करते हैं उससे अपना कर्जा चुकाते हैं और दूसरी फसल के लिए लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले, छर्रे, मतलब जिस तरह से पहले राजा लोग जो है अपने शहर के दरवाजों पर कीले लगा लेते थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, आप लोगों ने देखी होंगी कि शहर की दरवाजों पे लग जाती थी, किले के दरवाजों पे लग जाती थी कि ताकि हाथी उस पर टक्कर न मार सके, और किले के चारों तरफ खाइयां खोद दी जाती थी, और ऊपर जो है जो शहर की दीवार होती थी, किले की दीवार होती थी, तेल से खोलता हुआ तेल जिसे कहते हैं, वो कड़ाइयों में भरा रखा रहता था। तो ये सब होता था शत्रु सेना के लिए। आज हम अपने किसानों को शत्रु सेना की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो है विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि तुम ऐसा होता हुआ देख रहे हो। जो आंदोलन इससे पहले देश में हुए हैं उन्होंने ही तो यहां सरकारें बदली हैं। कांग्रेस ने, आप चाहे जितनी कांग्रेस की आलोचना कर लो, आप स्वतंत्र है, करना भी चाहिए हर एक को, लेकिन क्या कांग्रेस उन आंदोलनों को ऐसे ही कुचल देती तो आज ये सरकारें बन पाती? कोई भी अन्ना आंदोलन के लिए कांग्रेस से, आप लोगों को भी मालूम होगा, कितने लोगों ने कहा कि रामलीला मैदान से ले जाके अन्ना हजारे को उनके गांव छोड़ आते हैं, लेकिन न कभी सोनिया गांधी इस बात के लिए तैयार हुई, न राहुल गांधी तैयार हुए, न मनमोहन सिंह तैयार हुए।
कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उस नकली आंदोलन ने यहां पे दोनों सरकारें बदल दी। पहले दिल्ली की सरकार बदली थी 2013 में, और 2014 में केंद्र की सरकार बदल दी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो आज किसान आंदोलन के साथ हो रहा है। तो अगर आज भी विपक्ष एक नहीं हुआ तो इसको इसके बहुत बुरे दिन देखना पड़ेंगे, बहुत दुखी दिन देखना पड़ेंगे। आज जयंत जी किस मुंह से अपने समर्थकों से बात कर पा रहे होंगे, और उनके समर्थक जो हैं उनसे क्या कह रहे होंगे। और नीतीश जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं वो सब ठीक है। और ममता जी को भी सोचना पड़ेगा, और केजरीवाल जी को भी सोचना पड़ेगा, और जो भी इधर उधर सोच रहा है इधर उधर जाने की, उन सबको ये बात सोचना पड़ेगी कि आज की तारीख में आपको इस देश की जनता के साथ खड़ा होना है, या इस देश की जनता के ऊपर आंसू गैस, गोलियां, कील, कांटे, खाइयां खोदने वाले के साथ खड़ा होना है। और ये जो है फैसला हमें लगता है इस बार जल्दी हो जाएगा। हर विपक्षी दल के सामने बड़ी क्लियर स्थिति हो गई है, अब कोई तीसरी स्थिति नहीं है। या तो आप इधर विपक्ष के साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, या जो नहीं है वो जैसे जयंत जी चले गए, नीतीश जी चले गए, सीधे सीधे चले गए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ऐसे ही बाकी सबको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, और यही देश की जनता के लिए अच्छा होगा कि आमने सामने दो ताकतें चुनाव लड़ेंगी, एक इंडिया गठबंधन और एक मोदी जी। जी बिल्कुल। और उसमें क्या नतीजा आएगा। जी जी शकील जी, जरा रोकना चाहूंगा। अभी राहुल गांधी ने एक दो कदम और आगे बढ़ते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में देखिए, मोदी उनका प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं। ये देखिए साफ साफ यहां राहुल गांधी, जो पहला सेंटेंस इनका है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी उनका प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया, यानी मोदी का जो मित्र मीडिया है वो गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं। जब बात भारत बनाने वालों के हित की आती है तो सरकारी एक्सपर्ट्स को बजट की चिंता सताने लगती है, पर बात बजट की नहीं नीयत की है। उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ों के ऋण और टैक्स माफी पर चुप, उन्हें जल जंगल और जमीन भेंट किए जाने पर चुप, पीएसयूज को औने पौने दाम पर बेचे जाने पर चुप, पर किसानों को एमएसपी की गारंटी, गृह लक्ष्मियों को सम्मान और अग्निवीरों को पेंशन देने की बात पर सवाल ही सवाल। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस बड़े और क्रांतिकारी कदम लेने से कभी डरी नहीं है। हरित क्रांति हो, बैंक राष्ट्रीयकरण हो, पब्लिक सेक्टर्स का निर्माण हो या फिर आर्थिक उदारीकरण हो, हमारे फैसलों ने हमेशा देश के भविष्य की नींव रखी है। आज हर किसान को एमएसपी दिलाना वक्त की मांग है, और कांग्रेस का यह फैसला भी मील का पत्थर साबित होगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था समेत देश के करोड़ों किसान परिवारों का जीवन बदल कर रख देगा। हर फैसले राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए करते हैं। हम फैसले कह रहे हैं, हम फैसले राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए करते हैं। यही बात यहां हो भी रही थी अभी। शकील अख्तर जी अपनी बात जरा जल्दी से इस पे पूरी कीजिए, और फिर आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास। शकील जी प्लीज। बहुत अच्छा राजीव जी, आपने एक ट्वीट पढ़ के सुना दिया। राहुल ने बहुत साफ और बहुत हिम्मत भरा स्टैंड ले लिया है, और यह पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि देखिए राहुल जो है बिल्कुल साफ बात कर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है, घबरा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो मीडिया है, और आज जो मीडिया का रोल है, इससे पहले भी हमने बोला, ये इतना खराब, इतना गंदा हो चुका है कि इसके बारे में अब बात भी करने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल जो हम आपसे कह रहे थे कि जैसे दुश्मन के साथ हम व्यवहार करते हैं, शत्रु देश के साथ हम व्यवहार करते हैं, शत्रु सेना के साथ व्यवहार करते हैं, उस तरह का व्यवहार हम किसानों के साथ कर रहे हैं। और मीडिया उसको ढोल बजा बजा के प्रचारित कर रहा है और उत्साहित कर रहा है और प्रोवोक कर रहा है सरकार को कि आप और करिए, ये इसी लायक है। तो राहुल का ये स्टैंड जो है इतिहास में मील का पत्थर है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, और विपक्ष के लिए एक सीधा संदेश है कि आप लोग साथ आइए, और साथ आके हमें इन सब का मुकाबला करना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और फिर कुछ भी नहीं बचेगा।
जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचेगा। पहला सेंटेंस सुनील शुक्ला जी, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे मीडिया, यहां सबसे बड़ी बात कि मीडिया पर सीधा हमला करते हुए, मोदी पर तो हमला करते रहे हैं, मीडिया पर थोड़ा सॉफ्टली वार करते हुए नजर आए राहुल गांधी, लेकिन यहां देश के दुश्मन तक साफ साफ करार दे रहे हैं राहुल गांधी। और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट, जो बात कह रहे हैं शकील अख्तर जी, एक टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है आज की तारीख में 14 फरवरी 2024। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए क्या इसे, और यहां पर किसान कितने उत्साहित नजर आ सकते हैं और यहां किसानों को विपक्ष का कितना साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके टेक? नहीं, राहुल गांधी ने तो मेन स्ट्रीम मीडिया को वक्तव्यों से ही नहीं, अपने आचरण में खारिज कर दिया है। किससे बात नहीं करना चाहते हो? अपने पिछले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों से बात भी नहीं की, सब कभी अपने साथ जोड़ने की कभी कोशिश भी नहीं किया, जो उनका व्यवहार है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वो जो वैकल्पिक मीडिया है उसके साथ उनका संवाद है। पब्लिक पर उनकी उपस्थिति में उनको खारिज करते रहे हैं, उनकी भूमिका को लेकर के उन्होंने आलोचना करते रहे हमेशा से, कि जो आप उन्होंने कहा कि जो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा। और तथ्य है कि जो जिम्मेदारी मीडिया की है इस आंदोलन के दौरान भी दिख रहा है। खास किस तरह की बात कर रहे हैं आप? किसी किसानों के बारे में जो जिस तरह की बात की जा रही है, कोई तर्क होता है क्या? जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी अनाप शनाप आप बोलते चले जा रहे हैं, तथ्यों से परे। अगर आप कोई लॉजिकल बात करते हैं, हर आदमी उसका स्वागत करेगा, लेकिन तथ्यपरक तो बात कीजिए आप। और देखिए, सवाल यह है ना कि विपक्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस किसान आंदोलन से दूरी बनाए रख सकता है। समर्थन तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप विपक्षी दल मोड़ नहीं सकते। ये अलग बात है कि अच्छा, किसानों ने भी किसानों ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उसने भी अपने आप को अलग अलग खड़ा नहीं रखा। तो ईवीएम के दुरुपयोग की बात कर रहा है, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, उन्होंने भी तरह तरह की बातें कही है। और राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाने की बात की जा रही थी कि ये एमएसपी लागू नहीं की जा सकती, कोई भी राजनीतिक दल इसको लागू नहीं कर सकता, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जी कि हम लागू करेंगे। और पब्लिक डोमेन इस बात को कहा। जो घायल किसान है उनसे संवाद कायम करने की कोशिश की। अब ये कहा जा रहा है कि जो झारखंड के द्वितीय चरण का उनका अभियान है उसको रद्द करके आ रहे हैं साथ किसान आंदोलन के साथ, और जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनका रूट कैंसिल किया जा रहा था, संभवतः दोबारा उसको जोड़ने की बात कही जा रही है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ के बुंदेलखंड जा रहे थे और वहां से प्रवेश करते राजस्थान में या किसी राज्य में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो किसान बहुल एरिया जाट बहुल इलाका है, जहाँ पे जयंत चौधरी के पार्टी इंडिया दल समूह छोड़ने के बाद से ये संशोधन की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संभवतः वह उस इलाके से ही जाएंगे जहां इस आंदोलन का असर भी है और इस आंदोलन के समर्थक भी हैं। तो राहुल गांधी ने किसानों के साथ संवाद कायम करने में कभी भी कोताही नहीं बरती। पिछला आंदोलन रहा हो चाहे इस समय का आंदोलन हो, किसानों से जुड़े हुए मसलों पर साफ साफ तरीके से बात करने में कोई कोताही नहीं बरती। अपने कर्नाटक के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में भी उन्होंने किसानों को जम के संबोधित किया। और आप याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने वहां के धान उत्पादक किसानों को एमएसपी देने की किस तरह से बात कही थी, कि परिणाम में हुआ था कि चुनाव के दौरान किसानों ने, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनको धान बेचना बंद कर दिया था कि नई सरकार आएगी और एक नई तरह की जो अपनी खरीद की पॉलिसी है वो लेकर के आएगी। तो कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं पर कभी भी अपने आप को दूर नहीं किया। इस अर्थशास्त्र के दबाव में, तमाम इधर उधर की बातों पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जो किसानों की मांगे हैं उन मांगों का कोई तर्कसंगत समाधान नहीं है। ये साफ साफ स्टैंड लिया है और इस मसले पर तो इस आंदोलन को उन्होंने गति दे दी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये नैरेटिव बन रहा था कि एमएसपी लागू ही नहीं हो सकती, उसको सिरे से खारिज कर दिया कि अगर आप में राजनीतिक शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो इसको लागू कर सकते हैं आप। अर्थतंत्र कहीं से बाधा नहीं पैदा करती है। और निश्चित रूप से यह मेरा सही है कि यह किसानों का जो आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बैकफुट पे लाएगा। या तो इनको इसका समाधान करना पड़ेगा, यह आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, इस गलतफहमी में कोई अगर हो कि यह किसान
दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह उनका नुकसान है, कतई नहीं नुकसान है। इसमें किसानों की भागीदारी और बढ़ती चली जा रही है। उनको अपने इलाके में भागीदारी करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर बेहतर ये होगा कि आप इनसे बात करके इसका समाधान करके और इस आंदोलन को खत्म कराने की क्या प्रयास करें। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और ये आंदोलन चलता रहा तो यकीन मानिए कि इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा आगामी लोकसभा के चुनाव में, और सरकार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, और इसके बाद एक फंसा हुआ चुनाव जिसमें पहले से बड़ा उत्साहवर्धक भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। लेकिन क्या इतना आसान है ये चुनाव? आप याद कीजिए, एक नहीं बल्कि तीन भाषण अभी अभी सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए, और हर भाषण में यही उनका कहना था कि बस 2 महीने बाद दोबारा जब हम आ रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े यहां परिवर्तन करने हैं। यह सब बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सुने गए। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या यह चुनाव और उसके बीच में ये किसानों का आंदोलन ये एक अवरोधक के रूप में, एक स्पीड ब्रेकर के रूप में खड़ा दिखाई नहीं देता? किसानों के सामने आपने बैरिकेडिंग तो कर दी, लेकिन आपकी जो जीत और हार छोड़ दीजिए, जीत की तरफ जो बढ़ते कदम जो आपको आप खुद दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां कहीं लंबे लंबे और ऐसी कीलें लगी हुई जो दीवारें वो दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रशांत टंडन जी, क्लोजिंग कमेंट, कैसे देखा जाए इसको, और कितना फंसा हुआ देख रहे हैं यहां नरेंद्र मोदी को, और यहां कितना लीड लेते हुए दिखाई दे रहा है विपक्ष और खासकर राहुल गांधी, जिनकी पदयात्रा, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भी अब नए नए रूप में दिखाई देने वाली है। देखिए राजीव जी, सरकार की नीयत अगर किसानों की बात को सुनने की होती तो ये कांटे नहीं बिछाए जाते, ये ड्रोन से हमले नहीं होते किसान पे, ये गोलियां और लाठियां नहीं चलती। तो जाहिर सी बात है कि अगर सरकार की नीयत नहीं है, सरकार केवल समय बिताना चाहती है, समय बर्बाद करना चाहती है, बातचीत में उलझाना चाहती है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं। सरकार की नीयत होती सरकार बात करती। किसानों ने बहुत पहले से कहा हुआ था कि दिल्ली आ रहे हैं, तो नीयत नहीं है सरकार की। वो पुलिस का बल इस्तेमाल करके वो सब कर पा रहे हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो संगीने बिछा रहे हैं, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ये बात नहीं माननी है। दूसरी बात, ये लंबा खींचेगा, जैसे सुनील जी कह रहे हैं, लंबा खींचेगा, ये संघर्ष लंबा खींचेगा, और इसी में चुनाव का एक नैरेटिव, एक विमर्श जो है वो तैयार होगा। दूसरी बात की देखिए, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तक ये मामला सीमित नहीं है, पूरे देश के किसान इसको देख रहे हैं। और अब अगर आप देखिए कि जो राजनीति अब दिख रही है, सामाजिक न्याय, कास्ट सेंसस की डिमांड, महंगाई, बेरोजगारी और एमएसपी, ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये चुनाव होने वाला है। और जो ईडी के प्रति आक्रोश है, जो ट्राइबल नेताओं की बेइज्जती इनके उसी मीडिया ने की, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो गरीबों का दुश्मन है। एक सवाल यहाँ पे है, एक सवाल है प्रशांत जी, राहुल गांधी ने जो गारंटी दे दी एमएसपी की, ये कितना बड़ा यहाँ प्रेशर, कितना बड़ा दबाव आज की तारीख में सरकार पर है कि किसानों की जो पहली मांग है एमएसपी की गारंटी दो, वो यहाँ मानना उनके लिए अब एक मजबूरी दिखाई देता है। देखिए, ये इसने मोदी साहब को फंसा दिया है बुरी तरह से, क्योंकि इस मांग को मानने के लिए जो कॉरपोरेट है वो कभी भी इजाजत नहीं देगा। कोई 1.25 लाख करोड़ का बाजार है राजीव जी, ये कौन उद्योगपति छोड़ना चाहेगा इस 1.25 लाख करोड़ के बाजार को, कि जो औने पौने दाम पर आप खरीदें और उसके बाद उसको उसकी आड़त करें, उसकी काला बाजारी करें बाद में। आप देखिएगा कि अगर अभी
दालों के दाम, खाद्यान्न तेल के दाम, सरसों के तेल के दाम, ये कौन बढ़ा रहा है? ये किसान नहीं बढ़ा रहा है। किसान ने सरसों बेच दी थी जी। मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे उसी वक्त, तो किसान ने तो सरसों बेच दी और उसको एमएसपी भी नहीं मिला। तो कौन कर रहा है? ये जो खाद्यान्न तेल की बाजार है, कौन है? अडानी जी का उसमें बड़ा एक हिस्सा है, शामिल है, बड़े बड़े गोदाम है उनके, तो दाम वो बढ़ा रहे हैं। तो वो तो मोदी जी के ऊपर वही मीडिया कंट्रोल करते हैं। तो कैसे वो मोदी जी जो है वो राहुल गांधी की बात मान पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात देखिए, मतदाता का हमने तेलंगाना में भी देखा, हमने कर्नाटक इलेक्शन में भी देखा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी देखा हमने। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं बनी तो वोट बड़ा गायब हो गया, कांग्रेस वाले साफ हो गए एकदम। 40% वोट आया है ना, कुल मिला के लगभग 50 लाख वोट ज्यादा आया है ना कांग्रेस को इन्हीं 5 विधानसभा चुनाव में। तो मतदाता ए टीम और बी टीम को पहचान रहा है। मैं जयंत चौधरी का एग्जाम्पल लेता हूं कि जयंत चौधरी की कंस्टिट्यूएंसी 2 हैं, एक किसान और दूसरा अल्पसंख्यक। जो उनके ट्विटर हैंडल में भी ट्वीट लटका हुआ है, जो ये कह रहा है कि दिल जीत लिया, तो किसका दिल जीत लिया? क्या वो माइनॉरिटीज का बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, या किसानों का दिल जीत पाएंगे ये जो हो रहा है उसके बावजूद? उनको क्या वसंत कुंज के लोग वोट दे के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे जहां उनका मकान है, या नोएडा के चैनल वोट देंगे उनको? जी, यही 2 कंस्टिट्यूंसी है ना उनकी। उन 2 कंस्टिट्यूंसी पे अगर आपने लगाया हुआ है कि दिल जीत लिया, तो जनता बता दी कि दिल आपने किसका जीता है और चुनाव किसका, कौन जीतेगा। तो ये 14 तारीख, जैसे मैंने राजीव जी कहा, 14 तारीख इस भारत के राजनीति के, अभी के इस दौर की राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है। 14 तारीख कोई 5 साल पहले पुलवामा हुआ था, अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं था वॉकओवर देने का, और अब अपोजिशन के पास गेम वापस आ गया है। बिल्कुल। 1 मिनट आप लोगों का और लूंगा। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, लगभग 12 मिनट का वीडियो है। पुलवामा के शहीदों के जो परिवार हैं उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है, और कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में एक लगभग 12 मिनट 11 मिनट 54 सेकेंड का वो वीडियो, उसमें से 1 या 40 सेकेंड 1 मिनट आपको दिखाता हूं और इस कार्यक्रम को फिर समाप्त करेंगे। आज चूंकि पुलवामा के शहीदों का दिवस है और शहीद दिवस, और उन सबको नमन करते हुए जो देश के लिए और जिस भी चीज़ के शिकार हुए वो, लेकिन उन्होंने इस देश के नाम अपनी कुर्बानी दी, और उसका फ़ायदा राष्ट्रवाद की आंधी और उसमें मोदी जी की दोबारा सरकार आना। और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू हमारे यहाँ ही सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपने ही लिया था, और उसमें उन्होंने इसका खुलासा भी किया था, इसकी परतें उधरते हुए, और कितनी सारी बातें उन्होंने हमारे ही चैनल पर सत्यपाल मलिक जी ने कही थी। चलिए, लेकिन यहाँ राहुल गांधी जब मुलाकात कर रहे हैं उन लोगों से, पुलवामा के शहीदों से, तो वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक छोटी सी वानगी देखते हैं और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए जरा। हमारे बीच राहुल जी आए हैं, वो अपने परिवार के बीच में आए हैं, शहीदों के परिवार के बीच में आए हैं। ये भी देश के सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले परिवार से शामिल हैं। The time I switched to the news, the first photo was that. जमीन का है, हमें नहीं मिला हुआ। मैंने काफी कोशिश करी, दौड़ भाग भी करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम हमारे पति देश की खातिर खोए हैं। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही है कि गाड़ी चाहते हैं, सब लोग ही चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन।
कुछ न पूछो, हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया एकदम। सब लोग थोड़ा परेशान। बगल में गए तो देखा कि इनका फोटो भी आ रहा था। टीवी खोलते ही 5वां नंबर उनका आ गया था। और जांच क्यों नहीं कराई जाती है? जांच जब सब लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा खोट है। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता। तो ये आप देख रहे थे राहुल गांधी और पुलवामा के शहीदों से के परिवारजनों से मिलते हुए, उनकी पत्नियों से, उनके बच्चों से, माताओं से, मतलब उस परिवार जो उनके ऊपर आज जो कुछ गुजर रहा है वो सब कुछ यहाँ वो सुनते हुए, समझते हुए, और साथ साथ जो एक उन्होंने खुद ही इंटरव्यू लिया था सत्यपाल मलिक का, वो इंटरव्यू भी है। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट उन्होंने वीडियो आज जारी किया है, उसको आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं। और ये एक शहादत दिवस और शहीदों के नाम उन्होंने इस वीडियो को जारी किया है। आज चूंकि पुलवामा का दिन है और इसी पर इसके इर्द गिर्द भी हम ये चर्चा कर रहे थे अभी पिछले लगभग 2-1.5 घंटे से, और साथ साथ किसानों का आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, कैसे इस आंदोलन से सरकार जो है वो बैकफुट पर है, और सरकार अगर जल्दी नहीं मानी तो फिर आगे क्या कुछ होगा। राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी की घोषणा करके मोदी सरकार को किस तरह फंसा दिया है, इस सब तमाम इन मसलों पे हम चर्चा कर रहे थे, और कैसे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो फंस चुका है और दीवारें मोदी जी किसानों के लिए चुनवा रहे हैं और कटीली झाड़ियां वो खुद लगवा रहे हैं, कीले गड़वा के और गड्ढे करवा के और सूखी हुई नदियों में पानी डलवा के सब कुछ करवा रहे हैं कि किसान रुक जाएं, दिल्ली ना आएं। लेकिन अब दोबारा सदन के अंदर प्रधानमंत्री का जाना, उनकी प्रधानमंत्री के कुर्सी का अगला जो तीसरा कार्यकाल है, क्या इन्हीं दीवारों के इर्द गिर्द नजर आने वाली है? ये जो कुर्सी है वो कहां आएगी नजर, ये हम देखेंगे। कार्यकाल कहां दिखाई देगा ये भी देखेंगे। तो सब पे चर्चा आने वाले समय में करेंगे और किसान आंदोलन से लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शंभू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, ऐसे और भी कई सारे बॉर्डर हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली 10 बॉर्डर्स से घिरी हुई है और उसमें से 5 बॉर्डर्स टोटली सील कर दिए गए हैं। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 तारीख है, और 15 तारीख को इसी मसले पर एक तरफ वहां चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में सुनवाई है, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और तीसरी तरफ किसानों और सरकार के बीच भी तीसरे दौर की बातचीत है। इन सब पर नजरें रहेंगी और नजरें इस पे भी रहेंगी कि राहुल गांधी कल धनबाद जाते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, या राहुल गांधी किसानों के लिए दिल्ली ठहरते हैं या उनके बीच जाते हैं। सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी